हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके क्वेश्चंस नीट बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्ट्रक्चर कार्बन डज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। किसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता। अब देखिए, ये क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो ये तो काम कर गया। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे साइनाइड, देखिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल बेंजीन, यहाँ रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे कोई भी चार्ज क्रिएट जो है कार्बन पे नहीं होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा कार्बन पे। अब यहाँ देखिए CH3CN क्या है, CH3CN तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन भी हाई एन एटम, इस पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये पार्सल नेगेटिव ये पार्सल पॉजिटिव, तो फिर ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग वहाँ पे देखते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथाइल कार्बोनियम आयन। रॉन्ग बताना है किसके रिगार्डिंग, मिथाइल कार्बोनियम आयन या मिथाइल कार्बोकेटायन CH3 पे प्लस। अब देखिए अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं CH3 पे प्लस, CH3 पे प्लस, अब देखिए कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर। अब देखिए 1 2 3 और एक पॉजिटिव है तो 1 2 3 यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही बात है। वैकेंट ऑर्बिटल इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब देखो इसमें जो एक वैकेंट ऑर्बिटल है, एक इसमें क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका ऑर्बिटल जो खाली है वो एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज नहीं, वो प्योर p ऑर्बिटल। क्या है वो, प्योर p ऑर्बिटल है। क्या है वो, प्योर p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे कि वैकेंट ऑर्बिटल इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो रॉन्ग तो हो यही हो गया, आंसर तो हमारा यही मिल गया। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अब देखो, वैकेंट ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेनर एंड इन प्योर p ऑर्बिटल। ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया कि ये क्या है, प्योर p ऑर्बिटल है। और क्या हो जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो जाता है मॉलिक्यूलर प्लेनर से। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल विद 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस पे ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और इलेक्ट्रॉन किसके कितने हैं इसके पास, 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 स्टेट बोलेंगे इसको, तो ये भी सही है। तो रॉन्ग कौन सा हो गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। देखो ये क्वेश्चन अच्छा, हम लोग को इस पर अच्छे से डिस्कस करना होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए चल आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है मिथॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है, मिथॉक्सी एसिटिक एसिड। अब देखो इस सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मिथॉक्सी लिखो पहले इसको, मिथॉक्सी एसिटिक एसिड। देखो COOH, यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा होगा COCH3, ये मिथॉक्सी एसिटिक एसिड। दूसरा क्या है, एसिटिक एसिड, यानी कि उसका दूसरा है CH3COOH। तीसरा क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड ClCH2COOH। चौथा क्या है, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। आप देखो CF3COOH। ठीक है, अब देखो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे बहुत इजी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इस सबका हाइड्रोजन हटाओ, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, माइनस 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 माइनस। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, रुको बताते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ये और किसके प्रोपोर्शनल है, -I -M, ठीक है, -H। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब देखो ये OCH3, ये तो +M ग्रुप है, ये तो और इलेक्ट्रॉन देगा ही नेगेटिव चार्ज को, तो हम लोग स्टेबिलिटी पे देखते हैं। ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज को ये और अनबैलेंस करेगा, तब तो ये तो नहीं हुआ। अब देखो ये CH3 भी क्या करेगा, यहाँ पे +I लगाएगा, यहाँ पे ये क्या लग रहा था, +M +I, ये भी दे रहा है, ये भी नहीं हुआ। अब देखो एक क्लोरीन है, हम लोग को पता है ये खींचता है, ये -I ग्रुप है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा तो इसको स्टेबलाइज करेगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर इसमें क्या है, कार्बन पे 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 और यहाँ COO है। ठीक है, अब देखो ये तीनों फ्लोरीन इधर से इसको खींचेगा, -I लगाएगा, सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल हो गया, ये तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लीस्ट स्टेबल। अब देखो सबसे स्टेबल कौन है,
सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है। अब देखो सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस के बारे में 3 चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस क्वेश्चन को बनने में क्या करेगी, हमारी मदद करेगी। कुछ पॉइंट्स है रेजोनेंस के बारे में, चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अब देखना है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन हो कि एक कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो और एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट ऑक्टेट वाले को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद क्या होगा कि नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन होगा, कंप्लीट ऑक्टेट, फिर नॉन पोलर। और अगर चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर ईएन एटम पे। उसके बाद क्या है कि अपोजिट चार्ज मस्ट भी क्लोजर होना चाहिए। ये क्या है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये 5 स्टेबिलिटी का रूल्स है। इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लीस्ट स्टेबल। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 डबल बॉन्ड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। देखो 2 2 4 2 6 1 8, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब देखो पहले इसका ऑक्टेट चेक करते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 सिंगल 1 नेगेटिव, इसका भी कंप्लीट, इसमें इसका भी कंप्लीट, और देखो इसका भी कंप्लीट है। अब इसमें देखते हैं, देखो 2 हाइड्रोजन यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 नेगेटिव, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इस कार्बन का देखो तो 2 2 4 1 हाइड्रोजन, 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। और बाकी दोनों कैसे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इन दोनों की तुलना में ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल होगा। तो हमारा आंसर यही हो गया। फोर्थ क्या है ऑप्शन, ऑल हैव इक्वल स्टेबिलिटी। बिल्कुल नहीं, जो हमारा थर्ड वाला है वो लीस्ट स्टेबल है, तो इक्वल तो बिल्कुल ही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, हमें ये बताना है, ठीक है ना। अब जहाँ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो +m देखते हैं। अब देखो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, जैसे कि कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होगी, उसका जो स्टेबिलिटी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, +m हो गया, +h हो गया, +i हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या, एरोमेटिक होगा तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस होगा तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ये सब कुछ कंडीशन है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए पहला केस में क्या है, देखो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितने हैं 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो तो इसमें तो रिंग के बाहर चार्ज है, तो ये सिंपल क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें भी पॉजिटिव सिंगल डबल, ये तो ओपन चेन में रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों केस में तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, ये साइक्लिक है, ये ओपन चेन है। अब लेकिन यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, कि जब हम लोग हकेल रूल पढ़े थे, कौन सा रूल, हकेल रूल पढ़े थे, तो हम लोग का एक था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या करेगा, एरोमेटिक रहेगा। क्या रहेगा, वो एरोमेटिक रहेगा, ठीक है ना, वो एरोमेटिक रहेगा। तो फिर देखो यहाँ पे 4n+2, अगर n का वैल्यू 1 लगते हैं, यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो 4 × 1 + 2, 4 का 4 दूना 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी ये तो एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया ये एरोमेटिक है। अब ये देखो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो एंटी एरोमेटिक में क्या हो जाता है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। अब देखो एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल होता है, जो कार्बोकेटायन एरोमेटिक होगा वो तो मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि ये रिंग का भी पार्ट है, ये इसकी वजह से एरोमेटिसिटी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या है कि इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा पूछा है, इसमें पूछा गया है हमसे। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये सिंगल, ये डबल, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ये। अब देखो पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हुआ, और यहाँ पे सिर्फ +i लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ +i लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो ये तुलनात्मक अधिक स्टेबल इसके तुलना में, तो इसका एरो इधर थी तो सही है। अब देखो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डबल। अब देखो इसमें पॉजिटिव है, इधर से +i दे रहा है,
पॉजिटिव चार्ज इधर से ये प्लस आई। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर होगा, लेस स्टेबल हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आई दे रही है, ये मोर स्टेबल, ये भी सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे CH2 माइनस है, निगेटिव है, और ऊपर से इसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है यहाँ प्लस आई से, और दे रहा है, यहाँ पे निगेटिव है, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, तो ये तो और ये क्या हो गया, और यहाँ पे एरो लगता है गलत बन गया, इसको इधर बनना था, ठीक है ना, नहीं एरो ठीक है, ये तो इसको और नुकसान दे रहा, और इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इस दोनों में तुलनात्मक स्टेबल कौन होगा, ये होगा, ठीक है। इसमें जो पहला एरो था वो बिल्कुल सही था, ठीक है ना, हम इसको फिर से बना देते हैं रेड पेन से। यहाँ पे तुलनात्मक दोनों में स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों एक ही तरफ से दे रहा है, और लेकिन ये दो तरफ से दे रहा है, तो ये ज़्यादा दे देगा ना, तो यहाँ पे ये भी सही है। अब देखो इन दोनों में यहाँ पे ये प्लस आई ग्रुप देकर स्टेबल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो OR है, OCH3 है, यानी ये क्या देता है, ये प्लस M देता है, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे ये देगा लोन पेयर, और फिर यहाँ पे क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, तो ये तो मोस्ट स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल हो गया, तो इसमें गलत कौन सा ऑप्शन हो गया, यही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। अब ट्रिक बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक जो फॉर्मूला है P सल्फो पिक फॉर बेंच AC कार PMWIA, ठीक है ना। सल्फो मतलब सल्फोनिक एसिड, पिक मतलब पिक्रिक एसिड, फॉर मतलब फॉर्मिक एसिड, बेंच मतलब बेंजोइक एसिड, AC मतलब एसिटिक एसिड, कार से क्या हो गया हमारा कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, और P से क्या हो गया फिनॉल। अब देखो इसमें कार्बोनिक एसिड भी है और फिनॉल भी, इन दोनों में कौन है ज़्यादा, इन दोनों में कार्बोनिक एसिड ज़्यादा है, तो यहाँ पे C और D में तो क्या हो गया, D ज़्यादा हो गया, C कम हो गया। अब देखो अमोनिया और एसिटिलीन में देखो ये अमोनिया क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे NH2, इसका हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ करें, कंजुगेट बेस बनाएंगे ना, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे ये क्या हो गया, sp हो गया, तो इन दोनों में ज़्यादा कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो अमोनिया क्या हो जाता है कि बेसिक नेचर का होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो सबसे कम शो करेगा, इसलिए ये भी सबसे लास्ट वन, ये पहले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1-methoxy-3-butadiene इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, स्टेबिलिटी होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस 1, ठीक है। अब देखो पाई बॉन्ड कितना है, इसमें 2 है, 2 + 1 3, भी हो गया 3, इसमें भी 2 + 1 3, उसके बाद हो गया 2, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, ये देखो इसमें क्या है 2 + 1 3, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, यानी कि ये लीस्ट स्टेबल है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। फिनॉल किसके तुलना में एसिडिक इसका कम है, इसको हम लोग जो है डील करते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, इथेनॉल, ठीक है। अगर इथेनॉल का बात किया जाए यानी कि C2H5OH, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अगर इसमें O हटा दिया इसको माइनस, तो यहाँ पे प्लस आई दे रहा है, ये तो इसको बेकार कर रहा है। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखो कि यहाँ पे ये है, एक ये फिनॉल है, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो है, तो ये क्या होगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ पे O- है ना, रेजोनेंस भी करेगा और रिंग से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी, ये तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। और फिनॉल में क्या हो जाता है, सिंपल, यहाँ पे सिंपल फिनॉल में क्या हो जा रहा है, O- है, रेजोनेंस कर रहा है, कोई खींचने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ खींचने वाला है, तो इसके तुलना में ये अधिक स्टेबल है और इससे ये कम है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग आंसर तो हमारा यही आ गया, लेकिन हम लोग क्या है नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, अब ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो को हटा के हम लोग को मिथाइल लगा देना है, मान लो मिथाइल लग गया। अब ये तो देवे करेगा, ये तो रिंग को और ये जो है नेगेटिव चार्ज को और अनस्टेबल करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस आई देगा। अब देखो O मिथॉक्सी, अगर यहाँ पे ऑर्थो पे हम लोग मिथॉक्सी लगा देंगे, OCH3 लगा देंगे, तब तो ये प्लस M दे देगा, इसको प्लस M दे देगा, ये तो और भी अनस्टेबल कर देगा, ये तो सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर कौन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो कि हमारा क्वेश्चन है temporary electron displacement effect in a molecule that occurs when reagent approaches to attack it is called। अब देखो ये जो इंडक्टिव हुआ, ये जो मिजोमेरिक हुआ, ये जो रेजोनेंस हुआ, ये सब परमानेंट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है। टेम्पोररी दो ये ठो, एक तो पोलराइजेबिलिटी, एक तो इलेक्ट्रोमैरिक। तो इसमें पोलराइजेबिलिटी, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत ऑप्शन पूछा गया हमसे। ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर, पहला क्या है हमारा कि द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज लोअर देन दैट ऑफ एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सही बात है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, तो उसका जो एनर्जी है कैनोनिकल स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसके तुलना में। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लीस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है और जो लीस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर रेजोनेंस एनर्जी। ये भी ठीक बात है, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है कि इन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एसिटेट आयन COO बॉन्ड लेंथ आर अनइक्वल। देखो इसको हम लोग देख लेते हैं डायग्राम बना करके। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक तो ये होगा इसका, दूसरा क्या होगा CH3 CO पे यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ भी ये नेगेटिव सिंगल, यहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ भी ये रेजोनेंस करेगा। समझ रही हो, समझ रहे हो। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है COO माइनस का, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ और यहाँ पे जो COO का बॉन्ड लेंथ है, सॉरी CO का जो बॉन्ड लेंथ है दोनों में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। यानी कि दोनों जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर एसिटेट आयन का, उसमें COO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो हमारा ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम लोग डील लेते हैं कि इनमें से कौन सा है जो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इसमें देखते हैं कि जो ये पहला नंबर का है फिनॉल। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए फिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे O माइनस गया। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे ये, रुक जाओ, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या है, ये फिनॉल। तो फिनॉल में देखिए जैसे कि हमने बना रहा है स्ट्रक्चर इसका कि OH, ये हो गया फिनॉल, इसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो फिर इथाइन है, कार्बन 1 2 3 कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा इथेनॉल C2H5OH। उसके बाद क्या है प्रोपीन, 1 2 3 प्रोपीन। अब देखिए यहाँ पे H3 है, यहाँ पे CH2 है, कर दो। अब देखो O माइनस है ना, यहाँ भी रेजोनेंस हो गया। क्या निकालना हमें, हाइपर कंजुगेशन निकालना, सॉरी, तो यहाँ O माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, अब डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में देखो कि sp3 का हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या हो जाता है, के लिए नंबर ऑफ अल्फा H चाहिए होता है। ठीक है ना, जिसका अल्फा H अधिक उसका हाइपर कंजुगेशन अधिक हो जाता है। ठीक है, अब देखो यानी और किस पे चाहिए कि डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन का अल्फा H चाहिए। ठीक है, अब देखो यानी कि डबल बॉन्ड के, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस पे अटैच हाइड्रोजन, ये 3 है ना, तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन। अब हम लोग देखो इसमें डबल बॉन्ड के बगल में sp ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, कोई sp3 नहीं है। अब यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ही नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो प्रोपीन में क्या हो जाता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इसके बगल में कार्बन है जिसपे 3 अल्फा H है, यानी ये क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन, आंसर हो गया प्रोपीन। ओके, थैंक यू।